इस मूवी की शुरुआत काफ़ी इंटेंस सीन के साथ होती है। मूवी के बिगिनिंग में हमें मुनव्वरपुर नाम के एक शहर को दिखाया जाता है, जहां आधी रात को एक लड़की ज़ोरों से चीख रही होती है और एक बच्चा बाबू नाम का आदमी उस पर हंस रहा होता है। फिर उस शेल्टर का केयरटेकर सोनू वहां पे आता है और बच्चा बाबू से उस लड़की के चिल्लाने की वजह पूछता है। तो वो आदमी कहता है कि लड़की उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी और जब उसने लड़की का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पे हाथ रखा तो लड़की ने उसका हाथ काट लिया। इसलिए गुस्से में उसने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में लाल मिर्च घुसा दिया। उस आदमी को उस लड़की के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह जोरों से हंसता रहता है। इसके बाद सोनू किसी डॉक्टर को कॉल करता है और उस लड़की को वहां लेके जाने की बात करता है, लेकिन रात के 3 बजे होते हैं, जिस वजह से डॉक्टर मना कर देता है। फिर सोनू उस आदमी को कहता है कि लड़की के पैर टाइटली पकड़े रखे और वह खुद लड़की के ऊपर बैठकर एक तकिए से मुंह बंद करके उस लड़की को मार देता है। इसके बाद दोनों उस लड़की को शमशान घाट लेके जाते हैं और जलवा देते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि वह लड़की एक अनाथ थी। वो लाश जलाने वाले को कहते हैं कि यह बंसी साहू का सामान है और वह किसी से कुछ ना बोले। फिर हमें इस कहानी की मेन लीड, जो कि एक जर्नलिस्ट है, वैशाली सिंह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वैशाली एक लोकल न्यूज़ चैनल कोशिश न्यूज़ चलाती है, जो कि बैंकरप्ट होने के कगार पे होता है। हम देखते हैं कि गुप्ता जी नाम के किसी खबरी का कॉल वैशाली को आता है और वो उसे किसी ब्रिज के नीचे मिलने बुलाता है। वहाँ पे वो वैशाली को एक फ़ाइल पकड़ा के कहता है कि यह एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और अगर वो इसे अपने चैनल पे दिखाएगी तो उसे बहुत फ़ायदा होगा। दरअसल वो फाइल एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट होती है, जिसमें पिछले साल हुए चाइल्ड शेल्टर सर्वे की जानकारी होती है। उसमें मुनव्वरपुर के एक बालिका सेवा गृह का भी जिक्र रहता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां मिसिंग बताई जाती हैं और उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होने का अंदेशा भी जताया जाता है। इस रिपोर्ट को आए हुए 2 महीने हो चुके होते हैं, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा होता है। अगले दिन ही वैशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ मुनव्वरपुर जाती है, लेकिन सोनू उन्हें उस जगह की फ़ोटो लेने से मना कर देता है और वहाँ से भगा देता है। वहाँ से वैशाली अपने रिलेटिव्स के घर जाती है, जो मुनव्वरपुर में ही रहते थे, और वहाँ हमें पता चलता है कि उसके रिलेटिव्स जर्नलिज्म को लेके कुछ खास सपोर्टिव नहीं होते हैं और वैशाली को बेबी प्लान करने की सलाह देते हैं। फिर वो भास्कर के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात मिथिलेश सिन्हा से होती है। मिथिलेश को वो ऑडिट रिपोर्ट की फाइल दिखाकर पूछती है कि 2 महीने बीत जाने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो इस पे मिथिलेश कहता है कि ये फाइल तो आप लेके आई हैं, जब सरकार सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हमें भेजेगी तो हम ज़रूर जांच करेंगे, और अगर हमें सच में लगा कि कुछ गलत हो रहा है लड़कियों के साथ तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैशाली के हस्बैंड अरविंद को एक अननोन कॉल आता है। रात को जब वैशाली घर वापस जाती है तो अरविंद उसे डांट कर पूछता है कि वो कौन से शेल्टर होम की रिपोर्टिंग कर रही है। किसी बंसी साहू का उसे कॉल आया था और रिलेटिव्स से पता करने पे मालूम हुआ कि वह बहुत पावरफुल आदमी है। अरविंद कहता है कि वो बहुत ऑर्डिनरी सा सीधा आदमी है और उसे इन झमेलों में नहीं पड़ना है। अगले दिन गुप्ता जी बताते हैं कि बंसी साहू 3 न्यूज़पेपर चलाता है और सबसे ज़्यादा सरकारी एडवर्टीजमेंट इसी के न्यूज़पेपर पे आता है। चीफ मिनिस्टर तक से इसके कनेक्शंस हैं। उस रात वैशाली को नींद नहीं आती और वो अपने टेरेस पे जाती है तो वहाँ देखती है कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो उसके घर के बाहर उस पर नज़र रख रही है। फिर वो और भास्कर डिफरेंट तरीकों पे विचार करते हैं कि आगे क्या किया जाए। वैशाली ये डिसाइड करती है कि वह अब अपने न्यूज़ चैनल पे शेल्टर होम से जुड़ी बातें करेगी, ताकि बंसी साहू के कानों तक वह खबर पहुंचे और वह खुद उन्हें अपने पास बुलाए। और बिल्कुल वैसा ही होता है। बंसी साहू उन्हें मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि जर्नलिस्ट तो हम भी हैं और हमारी रीच आपके चैनल से कहीं ज़्यादा है। अगर कुछ छाप दे आपके बारे में तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। हल्के से धमका के वो उन्हें जाने देता है। वापस लौटने समय वही ब्लैक स्कॉर्पियो उसका पीछा करती है। रात में अरविंद और वैशाली के बीच खूब बहस होती है, लेकिन वैशाली हिम्मत ना हारते हुए खुद से ग्राउंड पे उतरकर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करती है। वैशाली और भास्कर बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के शेल्टर होम्स में जाते हैं और जांच पड़ताल करने लगते हैं।
उन्हें ये बात पता चलती है कि नॉर्मली लड़कियों को डिफरेंट शेल्टर होम्स ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन मुनव्वरपुर से कहीं भी कोई भी लड़की नहीं आई होती है। वैशाली को मुनव्वरपुर के शेल्टर होम की कोई लड़की तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात सुधा नाम की एक लड़की से होती है जो मुनव्वरपुर शेल्टर होम में पहले खाना बनाने का काम करती थी। सुधा कहती है कि वो सब कुछ बताने को रेडी है, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। सुधा बताती है कि वो वहाँ दिसंबर 2016 में आई थी और उसकी मुलाकात सोनू और बेबी रानी से हुई। सोनू वहाँ का केयरटेकर था और बेबी रानी बच्चों की वार्डन थी। दोनों दिखने में बहुत ही नॉर्मल और आम इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन थे नहीं। बेबी रानी के साथ वो लड़कियों के कमरे में जाती है। दरअसल वो एक हॉल रहता है जिसमें नीचे गद्दे बिछे होते हैं और लगभग 40 से 50 लड़कियां एक ही हॉल में उन्हीं गद्दों पर नीचे बैठी होती हैं। कमरे में एक भी खिड़की नहीं होता और सब की सब मायूस नजर आती हैं। बेबी रानी सुधा को बोलती है कि खाना बनाने आई हो तो खाना ही बनाना, बाकी कौन क्या करता है उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। सुधा को उस समय इस बात का मतलब समझ नहीं आता और वो इसे इग्नोर कर देती है। एक दिन सुधा खाना बना रही होती है कि तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तभी बेबी रानी वहाँ आके उस लड़की को भगा देती है और उसकी बातें इग्नोर करने कहती है। रात में सुधा देखती है कि सोनू एक लड़की की डेड बॉडी लेके जा रहा है। फिर वो देखती है कि बेबी रानी बच्चियों के पास है और उन्हें सेक्सुअली अब्यूज कर रही है। मिथिलेश भी वहीं है और उसके बेड पे एक लड़की बिना कपड़ों के सोई है। यह सब देखने के बाद सुधा बहुत घबरा जाती है। तभी उसे वही लड़की मिल जाती है जो फिर से उसे वहां से भागने को कहती है। अगली रात को वहाँ एक पार्टी होती है जहाँ पार्टी में आए हुए लोग सुधा को भी मोलेस्ट करते हैं और बच्चियों को ज़बरदस्ती दारू पिला के उनके साथ गलत करते हैं। यही मौका देखकर सुधा जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। ये सब सुनने के बाद वैशाली और भास्कर शॉक्ड रह जाते हैं और बंसी को सज़ा दिलाने की ठान लेते हैं। वैशाली के रिलेटिव्स उसे प्रेशराइज करने लगते हैं कि वो ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे। वो एक जर्नलिस्ट है, उसे सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए और कोर्ट में केस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन। तभी वो अपने जीजा जी को कहती है कि कोर्ट में केस फाइल करने के लिए तो वकील की ज़रूरत होगी और आप तो खुद वकील हो, तो मेरे लिए एक PIL फाइल कीजिए। अगले दिन सोनू बंसी को बताता है कि किसी ने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में PIL फाइल कर दिया है कि कोई भी अभी तक शेल्टर होम के ऑडिट रिपोर्ट पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। उसके बाद वो मिनिस्टर बृजमोहन से मिलने पटना जाता है। बृजमोहन उससे कहता है कि वैशाली एक लड़की है और रिपोर्टर है, अगर उसे मार देंगे तो उसका इल्ज़ाम साबित हो जाएगा और पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी उनके पीछे पड़ जाएगी। रात में बंसी अपना गुस्सा निकालते हुए 2 लड़कियों को बेल्ट से बहुत मारता है। तभी वहाँ सोनू आता है और कहता है कि उसे शक है कि शायद वैशाली के जीजा ने ही PIL फाइल करी है। अगले दिन वैशाली को कॉल आता है कि उसके जीजा हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें बंसी के आदमियों ने बहुत मारा है। वैशाली के रिलेटिव्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। वैशाली इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ बंसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट लिखने से साफ मना कर देता है। वहाँ से वो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसके जीजा से उसको बहुत सुनना पड़ता है और हमें ये बात पता चलती है कि असल में वो PIL किसी और ने फाइल की थी, जीजा ने नहीं। हालांकि सभी रिलेटिव्स वैशाली से गुस्सा होते हैं, लेकिन अरविंद उसका पूरा सपोर्ट करता है। दरअसल अरविंद सोसाइटी और रिलेटिव्स का सोच के वैशाली को रोका करता था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसकी वाइफ सही काम कर रही है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के बाहर ही अरविंद वैशाली का एक वीडियो शूट करता है जिसमें वैशाली लोगों को हमले के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि पुलिस FIR लिखने से झिझक रही है। वो ये अनाउंस करती है कि आज से वो डेली इस केस से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट चलाएगी जिसका नाम भक्षक होगा। अगले दिन भास्कर वैशाली को मुनव्वरपुर में पोस्ट हुई नई लेडी SSP जसमीत के बारे में बताता है और दोनों उससे मिलने जाते हैं। जसमीत एश्योरेंस देती है कि वो अपने सीनियर से इस केस पे बात करेगी और सोनू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर देती है। अगले दिन पुलिस सोनू को अरेस्ट करने शेल्टर होम जाती है, लेकिन ऐन मौके पे वहां बंसी साहू आ जाता है और पुलिस को अंदर जाने की परमिशन नहीं देता। उसी रात गुप्ता जी अपना पेमेंट लेने वैशाली के ऑफिस आते हैं और हमें ये पता चलता है PIL फाइल करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुप्ता जी ही थे। नेक्स्ट डे SSP जसमीत अपने सीनियर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इस केस पे बात करने जाती है, लेकिन वो जसमीत से बहुत डिसरेस्पेक्टफुली बात करता है और वार्न करता है कि वो ज़्यादा रिस्क न ले और लोगों को ट्रैफिक रूल्स सिखाने पे फोकस करे।
जसमीत इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और वैशाली को उसी रात अपने घर बुलाती है। रात को दोनों मिलते हैं और जसमीत वैशाली को समझाती है कि सारे रास्ते बंद हैं और उनका केस कोर्ट में बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगा। वो वैशाली से कहती है कि अब तुम ही कोई रास्ता निकाल सकती हो। वैशाली अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मिनिस्टर रजनी सिंह पे प्रेशर बनाने का प्लान करती है। प्लान के अकॉर्डिंग भास्कर रजनी के हस्बैंड बृजमोहन से मिलने जाता है और बताता है कि वैशाली के पास आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मिथिलेश सारा इन्फॉर्मेशन वैशाली को दे रहा है। भास्कर ऐसे एक्ट करता है जैसे वो पैसों के लिए यह खबर बृजमोहन तक लेके आया है। अगले दिन गुप्ता जी एक न्यूज़ लेके आते हैं कि सीतामढ़ी के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर सत्यजीत दुबे की 4 दिन पहले किसी ने हत्या कर दी है और इसके पीछे स्कॉलरशिप हड़पने वाले गैंग का हाथ होने की बात कही जाती है। इधर बृजमोहन बंसी को कॉल करके बता देता है कि मिथिलेश सरकारी गवाह बनके उनको धोखा दे रहा है। यह जानने के बाद वो मिथिलेश को खूब मारता है, लेकिन मिथिलेश के बार बार समझाने पे वो समझ जाता है कि कोई उन्हें आपस में लड़वा रहा है। वैशाली अब गुप्ता जी की बताई हुई खबर पर रिपोर्टिंग करती है और बोलती है कि सीतामढ़ी में जो हत्या हुई उस पर कोई अरेस्ट्स नहीं हुए और ना होंगे, क्योंकि ऐसा करने पे काफी लोग एक्सपोज हो जाएंगे। वो बताती है कि सत्यजीत दुबे एक ऑनेस्ट अधिकारी थे और उनको शेल्टर होम का सच पता था, जिसको लेके वो काफी दिनों से सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री पे दबाव बना रहे थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। वह एक ट्रिक भी खेलती है और प्लेन पेपर हाथ में लेकर मुनव्वरपुर शेल्टर होम के अंदर की सभी बातें और सभी जुड़े हुए लोगों का नाम उस पर लिखे होने का दावा करती है और बोलती है कि कल वो सबके नाम अपने चैनल पे एक्सपोज करेगी। वैशाली का ये ब्लफ सक्सेसफुल होता है और रजनी सिंह को सीएम का कॉल आता है और जल्द से जल्द एफआईआर करवाने बोला जाता है। उधर जसमीत वैशाली को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि एफआईआर हो गई है, लेकिन ये भी बताती है कि पॉक्सो का केस होने की वजह से अल्टीमेटली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले ही फाइनल एक्शन लेंगे, जिसका हेड मिथिलेश सिन्हा है। यह सुनकर वैशाली फिर से हारा हुआ महसूस करती है और इमोशनल हो जाती है। जसमीत उसे समझाती है कि इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। कोर्ट सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे काम करती है, रियलिटी जो भी हो। वैशाली कहती है वो एविडेंस ला के देगी। अगले दिन वैशाली सुधा के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। पहले तो सुधा नहीं मानती, लेकिन वैशाली के इमोशनल तरीके से समझाने पे वो मान जाती है। अब हम देखते हैं कि वैशाली के चैनल पे सुधा सब कुछ बता देती है, जो जो उसने देखा था, वो भी सभी नामों के साथ, और सारी जनता उस वीडियो को देखती है। अगले दिन एसएसपी जसमीत अपनी पूरी फोर्स के साथ मुनव्वरपुर शेल्टर होम जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है और सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता है। सीएम स्पीच देते हैं कि उनकी सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति काफी सीरियस है और आगे भी रहेगी। सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंटली काम करता आया है और आगे भी करेगा। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सारा क्रेडिट खुद को देते हुए कहती है कि सारा इन्वेस्टिगेशन उसी के कहने पे कराया गया और उन्होंने एकदम से टाइमली एक्शन लिया है। मिथिलेश सिन्हा भी मीडिया वालों के सामने अच्छा बन जाता है और एक्शन लेने का एश्योरेंस देता है। मूवी के एंड में वैशाली अपने चैनल पे कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, आज मुनव्वरपुर में हुआ है, कल कहीं और होगा। कई लोगों को गुस्सा आएगा तो कईयों को बुरा लगेगा। मीडिया भी वही दिखाएगी जो उनकी टीआरपी के लिए अच्छा हो। जाते जाते वह सोसाइटी से एक सवाल करके जाती है कि दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल तो नहीं गए? क्या आप अब भी अपनी गिनती इंसानों में करते हैं या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? और मूवी यहीं पर इस सवाल के साथ खत्म हो जाती है।